26 दिसंबर 2007 की सर्द रात थी जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और लेट नाइट नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई। इस मुलाकात में बेनज़ीर के अलावा उनके सलामती के मशीर रहमान मलिक भी शामिल थे। आईएसआई सरबराह नदीम ताज ने उन्हें बताया कि उस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। मेजर जनरल नदीम ताज को अपने ज़राए पर इतना यकीन था कि वो खुद रात देर बेनज़ीर की इस्लामाबाद रिहाइश का पहुंचे थे। ये सुनते ही बेनज़ीर को शक हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने ताज से कहा, अगर आप इन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जनरल ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है, क्योंकि इससे उनके ज़राए का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें। आप ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जहां एक तरफ बेनज़ीर जब जनरल ताज से मिल रही थी तो उनके कातिल उनके कत्ल की फाइनल तैयारी कर रहे थे। आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रिफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर रहे थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो ने शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दहशतगर्दों का मंसूबा यह था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे नींद से बेदार हुई। 9 बजे नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने चली गईं। करज़ई इस्लामाबाद के सीरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। सहपैर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गईं। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर कायरा थे। इनके पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थीं। इन 2 गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी, जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर की कार में सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जावेद उर रहमान और दाएं जानिब एसएसपी मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखतूम अमीन फ़हीम, सेंटर में बेनज़ीर और दाएं जानिब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी हुई थी। दोपहर 2:15 पर बेनज़ीर का काफिला फैज़ाबाद पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त बेनज़ीर खड़ी हुई और अपनी लैंड क्रूजर की छत से अपना चेहरा बाहर निकाला। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। यहाँ बेनज़ीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने इन्हें एक बार भी नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं। 3:16 पर बेनज़ीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रहीं और उनका चेहरा स्केप हैच के बाहर नजर आता रहा। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि उनके हामियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गईं
और उनकी इमरजेंसी हैच से उनका सर और कंधे नजर आने लगे। इस वक्त 5:10 हुए थे। सुबह से इंतजार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि इसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर इसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्केप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। नहीद खान जो बेनज़ीर के दाईं तरफ बैठी थी, उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, बेनज़ीर नीचे गिर पड़ी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में गिरा। एकदम मुझे फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ के साथ ही मुझे एकदम दूसरी उसकी आवाज़ आई और मुझे लगा मेरी गोद में कोई एकदम बहुत बोझ गिरा है। कोई बीबी मेरी गोद में गिरी हुई थी और उनके यानी सर से इतना ज्यादा ब्लड था कि मैं बिल्कुल ब्लड, इतना ज्यादा खून बीबी का निकल रहा था। इनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था। नहीद खान का कहना था कि बेनज़ीर के खून से उनके सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम जो बेनज़ीर के बाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो उनकी जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने इसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार इसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ पाई। वकूए पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नहीद खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे सामने बेनज़ीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनज़ीर को इस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनज़ीर की तर्जुमान शीरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज़ चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थीं। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफ़ेद मादा निकल आया था। मौत के शवाहिद मुकम्मल होने के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाल दी गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया और उनके दिल को अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसी अंजुम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। डॉक्टर मुसद्दिक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज़ से 3 बार पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की, लेकिन उन्होंने 3 बार इसकी इजाज़त नहीं दी। रात 10:35 पर बेनज़ीर की लाश को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयरबेस पहुंचाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शोहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई।
जो चंद मिनट कबल ही दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनज़ीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की गई, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो को सपुर्द खाक किया गया। एक बड़ी हैरानकुन बात जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, जिससे ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या बेनज़ीर को अपनी मौत का पहले से अंदाज़ा था। बात कुछ यूँ है कि बेनज़ीर पाकिस्तान वापस आने से पहले अमेरिका के शहर कोलोराडो में एस्पेन जा रही थी। त्यारे में अमेरिकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद और उनकी एहलिया भी उनके हमरा थे। एयर होस्टेस ने बेनज़ीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज़ खिलाने की पेशकश की। बेनज़ीर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वजन कम कर रही हैं, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा, चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है।